और इस कड़ी में जो अगला नाम है प्रेम कुमार यादव। प्रेम कुमार यादव, आइए और आप अपना शोध पत्र वाचन प्रस्तुत करिए। हिंदुस्तानी एकेडमी सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय है कबीर के काव्य में प्रयुक्त ग्रामीण उपमाएं। कबीर का जन्म हिंदी साहित्य के मध्यकालीन समय में हुआ। यह समय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक तीनों स्तरों पर संक्रमणकाल का समय था, जिसका प्रभाव कबीरदास के व्यक्तित्व में स्पष्टतः झलकता है। कबीर के जन्म एवं मृत्यु के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, किंतु लगभग सभी विद्वान जिस बात से एकमत हैं वह यह है कि उनके जैसा अनुभव वैविध्य और उसको भाषा के माध्यम से प्रकटीकरण करने वाला दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ। यह बड़ी रोचक बात है कि कबीर के अधिकांश बातें नाथों एवं सिद्धों से ग्रहण की हैं और अपने अनुभव एवं भाषाई पकड़ से ऐसे अभिव्यक्त किया है कि उत्तर भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में सबसे लोकप्रिय हुए तथा आज तक उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और इसलिए हज़ार शाह द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर का काव्य क्षेत्र बहुत व्यापक था, इसलिए अपनी बात स्पष्ट करने के लिए प्रतीक, रूपक एवं उपमाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ग्रहण की हैं। बच्चन सिंह ने अपनी किताब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा, उन्होंने अपने प्रतीक मुख्यतः 4 स्थानों से चुने हैं: जीवन जगत से, हस्तकला उद्योग से, प्रकृति से और नाथपंथी योगियों से। मेरे विषय का संबंध जीवन जगत से संबंधित प्रतीकों से है। इस संबंध में बच्चन सिंह और व्याख्यायित करते हुए लिखते हैं कि इसमें एक ओर बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, किसान आदि हैं, तो दूसरी ओर ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला, मौलवी आदि हैं। कबीर ने अपने समय की सामंती व्यवस्था के पूरे कार्य व्यापार को प्रतीकार्थ रूप में आधार बनाकर जीवात्मा के सांसारिक जीवन के कुचक्र से मुक्त की चाह में एक पद कहा: बाबा अब न बसो यह गाँव, घरी घरी का लेखा मांगे, कायित चेतु नाव। देही गावा जीव धर्म है तो बसह पंच किरसाना, नैनु नक्टू श्रवणु रसनु इंद्री कहाँ न माना। धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी, पंच कृष्णवा भाग गए ले बांधो जीव दरबारी। कहें कबीर सुनो रे संतों, खेतह करो निवेरा, अब की बेर बकस बंदे को बहु न भोजल फेरा। अर्थात कबीर कहते हैं कि संसार रूपी शरीर, संसार रूपी गांव में मुझे अब नहीं रहना है। यहाँ शरीर रूपी गांव में जीव रूपी महतो रहता है, जिसके अधीन इंद्र रूपी 5 किसान रहते हैं, जो महतो जो जीव का कहना नहीं मानते। और जब कायस्थ रूपी चेतना कर रूपी पुण्य पाप का लेखा मांगती है तो पाप और पुण्य से भारी पड़ जाता है। तब जीव धर्मराज से गुहार लगाता है कि इसमें मुझे माफ़ कर दो, अगली बार मुझे इस फेर में पड़ना ही नहीं है। इसी तरह कबीर ने ज्ञान की महिमा का बखान गांव में आने वाली आंधी पानी की प्रक्रिया से करते हैं। वे लिखते हैं: संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभय उड़ानी, माया रहन बांधी रे। दुचिते की दुई खूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान भरी धर ऊपर, दुर्मित भांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरसे, तिह तेरा जन भीना, कहे कबीर मन भया प्रकाशा, उदय भान जब जीना। ज्ञान की प्राप्ति होते ही भ्रम टूट जाते हैं, मोह, तृष्णा, दुविधा एवं ऊहापोह जैसी स्थिति समाप्त हो जाती है। आंधी के बाद बरसने वाले पानी को कबीर भक्त के रूप में स्वीकार करते हुए उसमें सराबोर हो जाते हैं और कहते हैं कि बरसात के बाद सूर्य रूपी ज्ञान को पहचानने के मन प्रसन्न हो उठा। ऐसे ही भिन्न भिन्न रूपों के माध्यम से कबीर ने जीवन और जगत के गूढ़ और गंभीर रहस्यों का पर्दाफाश किया। उन्होंने कर्मकांड, शरीर की नश्वरता, सांसारिक मोह और माया के प्रति सजग एवं तार्किक होने पर बल दिया। कबीर सहित मध्यकाल के लगभग समस्त कवियों ने आम व्यवहार में होने वाली क्रियाकलापों से ही प्रतीक ग्रहण किए हैं। कबीर के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा: अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग व्यक्तित्व के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती हैं। और अंत में यदि हम यह कहें कि कबीर के समस्त रूपकों एवं प्रतीकों का ही गहन अध्ययन एवं विश्लेषण कर दिया जाए तो उस समय के समाज एवं उसकी स्थिति एवं परिस्थिति का मोटा मोटी खाका खींचना असंभव ना होगा। इसी के साथ मध्यकाल की इस विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि कबीर के प्रतीकों को रेखांकित करने वाला यह शोध पत्र पूर्ण हुआ। अंतिम बात, आदरणीय प्रोफेसर अमरेंद्र त्रिपाठी सर एवं प्रोफेसर राकेश सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे पत्र वाचन करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। क्या है टॉपिक आपका? मेरा टॉपिक कबीर के काव्य में
कबीर के काव्य में प्रयुक्त ग्रामीण उपमाएं। कबीर के काव्य में प्रयुक्त ग्रामीण उपमाएं। ठीक है धन्यवाद प्रेम कुमार यादव जी। आपने कबीर के काव्य में प्रयुक्त ग्रामीण उपमाओं का बड़ी बारीकी से और सूक्ष्म ढंग से उल्लेख किया है और इस शोध पत्र वाचन की प्रक्रिया को थोड़ा सा यहाँ विराम देना चाहेंगे। इस बीच में हमारे बीच